हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं वेणुगोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं थर्मोडायनेमिक्स। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट लॉ का जो टॉपिक था हमारा फॉर अ क्लोज सिस्टम वो स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसमें हमने थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ फॉर अ प्रोसेस एंड फॉर अ थर्मोडायनेमिक साइकिल वो डिस्कस किया था। फिर हमने हीट ट्रांसफर के फॉर्मूले देखे थे फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस एंड फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जहां पर हमने इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी के बारे में डिस्कस किया था। हमने स्पेसिफिक हीट सीपी एंड सीवी की वहां पर डिस्कशन की थी। आज उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे, उस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे और किस तरह से डिफरेंट प्रोसेस में हीट ट्रांसफर निकाले जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो हम देखते हैं सबसे पहले हीट ट्रांसफर फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। अब मैं जानता हूं किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस में जो टेम्परेचर होता है वो थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट होता है, ठीक है। टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। अगर मैं किसी दो इनिशियल और फाइनल स्टेट की बात करूं, ठीक है, एक इनिशियल एंड फाइनल स्टेट लूं, लेट अस से दिस इज स्टेट नंबर 1, दिस इज द इनिशियल स्टेट एंड स्टेट नंबर 2 दैट इज द फाइनल स्टेट, ठीक है। मैं टीएस डायग्राम में इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहां से मैं देखता हूं कि स्टेट नंबर 1 स्टेट नंबर 2 का टेम्परेचर सेम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोसेस जो होगा वो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। टू बी एन आइसोथर्मल प्रोसेस द टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, यानी कि इंटरमीडिएट जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे के सारे यहां पर कांस्टेंट टेम्परेचर वाले होने चाहिए, सभी का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। यानी कि ये जो पाथ है, लेट अस से पाथ ए, ये एक आइसोथर्मल पाथ नहीं है क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है। लेकिन जो पाथ बी है, अगर इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज कांस्टेंट, सो दिस पाथ बी रिप्रेजेंट अ आइसोथर्मल प्रोसेस, एक आइसोथर्मल प्रोसेस को शो करता है, ठीक है। अब मैं जानता हूं फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया जा सकता है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट इज एन हाइपरबोलिक इक्वेशन, इज अ हाइपरबोलिक इक्वेशन, ठीक है, और हाइपरबोलिक रिलेशनशिप, ओके। सो ये हाइपरबोलिक इक्वेशन किसी आइडियल गैस के लिए अगर लिखा जाए, सो इट रिप्रेजेंट्स एन आइसोथर्मल प्रोसेस, दिस इज अ हाइपरबोलिक रिलेशनशिप। बट जब ये रिलेशनशिप मैं किसी आइडियल गैस के लिए लिखता हूं तो ये हाइपरबोलिक रिलेशनशिप एक आइसोथर्मल प्रोसेस रिप्रेजेंट करता है। बट इट डजंट मीन कि ये इक्वेशन हर समय हर जगह एक आइसोथर्मल प्रोसेस रिप्रेजेंट करेगा। ये सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस रिप्रेजेंट करता है फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन परफेक्ट गैस, ठीक है। बट किसी प्योर सब्सटेंस के लिए या फिर हो सकता है किसी ऐसे गैस के लिए जो कि आइडियल गैस बिहेवियर नहीं देता हो, उसके लिए ये हमेशा एक हाइपरबोलिक रिलेशनशिप कहलाया जाएगा। ये आइसोथर्मल का एक फिक्स आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस ओनली फॉर एन आइडियल गैस, ठीक है। ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए आप बोल सकते हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बाकी में ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यहां पर एक मतलब शायद वाली सिचुएशन यहां पर आ जाती है, ठीक है। तो हमको ये याद रखना है, ठीक। अब मैं जानता हूं कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए जिसमें स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच में जा रहा हूं, आई कैन राइट द फर्स्ट लॉ एज Q12 इज इक्वल टू डेल U प्लस W12। सो दिस इज the first law for process for a closed system। देखिए मैंने del U लिखा है, that means ये जो मैंने सिस्टम लिया है that is a closed system, okay। now मैं जानता हूं इस इक्वेशन में del U मैं जानता हूं that is change in internal energy that is given as m into CV into del T, m into CV into del T, okay। now आइसोथर्मल प्रोसेस अगर है तो उस केस का जो टेम्परेचर होगा, उस सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा वो थ्रू आउट द प्रोसेस सेम होगा। सो दैट्स व्हाई जो डेल यू है दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो, क्योंकि T कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई डेल T विल बी जीरो एंड हेंस डेल यू विल आल्सो बी जीरो। सो फॉर एनी आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर एनी आइसोथर्मल प्रोसेस, कोई भी आइसोथर्मल प्रोसेस, चाहे वो कोई भी गैस दे रही हो, चाहे वो कोई आइडियल गैस क्यों ना दे रही हो, उस केस में हो जाएगा Q12 इज इक्वल टू W12, यानी कि जितना मैं हीट दूंगा वो पूरे का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि उसके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस।
तो हम जानते हैं वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या होता है फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस. आई कैन राइट W12 इज इक्वल टू P1 V1 ln V2 बाई V1 और P2 V2 ln V2 बाई V1 और आई कैन राइट P1 V1 ln P1 बाई P2. So this is the formula of work transfer in an isothermal process. So जो heat transfer भी होगा वो इसी के जितना ही होगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा. ठीक है. So for an isothermal process the formula for work transfer and heat transfer are same. तो अब हम देखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस किसी एडियाबैटिक वॉल्स के बीच में किया जाता है. ठीक है, यानी कि जो भी सिस्टम होगा वो एडियाबैटिक वॉल्स से घिरा होगा. ठीक, परफेक्टली इंसुलेटेड होगा. ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस. ठीक है, तो ये जब सिस्टम कोई एडियाबैटिक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा होगा उस केस में हम जानते हैं क्योंकि ये सिस्टम एडियाबैटिक वॉल से घिरा हुआ है, दैट्स वाई सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं होगा. सो Q विल बी इक्वल टू 0. कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में. ठीक है, अब सपोज सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 की तरफ जा रहा है. सिस्टम जो है स्टेट 1 से स्टेट 2 की तरफ जा रहा है. सो दिस इज स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2. ठीक है, स्टेट नंबर 1 से स्टेट 2 की तरफ जा रहा है. तो यहां पर मैं फर्स्ट लॉ से लिख सकता हूं that Q12 is equal to del U plus W12. Okay, where the Q12 is heat transfer in the process 1-2 and the W12 is the work transfer, जो भी मिल रहा होगा यहाँ पर. तो हम जानते हैं कि ये जो प्रोसेस है इस पर्टिकुलर प्लेस में हमने उसको ले लिया एडियाबैटिक, और क्योंकि एडियाबैटिक है दैट्स वाई Q12 will be equal to 0. तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 0 equal to del U प्लस W12 और आई कैन राइट del U इज इक्वल टू माइनस W12. यहां से हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलता है, वो ये कि किसी भी एडियाबैटिक प्रोसेस में किसी सिस्टम पे जितना भी वर्क किया जाएगा, ठीक है, सिस्टम पे जितना भी वर्क किया जाएगा, सिस्टम से जितना भी वर्क मिलेगा, जो भी वर्क ट्रांसफर हो रहा हो आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, वो सिर्फ और सिर्फ उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा. यहां से हमको समझ आता है कि किसी एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर वर्क ट्रांसफर होता है तो वो वर्क ट्रांसफर उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज लाता है और इसके अलावा कोई इफेक्ट नहीं देता है. तो ये हमको समझ आता है फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस. ओके, सो आई होप आपको एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में समझ आया होगा. और हम जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो वर्क ट्रांसफर है उसका फॉर्मूला होता है P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1, वेयर गामा इज द स्पेसिफिक हीट रेशियो CP/CV. So this was about the adiabatic process. तो अब हम देखते हैं एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम. व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम हम देख चुके हैं पहले के वीडियोस में. आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें किसी भी तरीके का मास या एनर्जी इंटरेक्शन नहीं हो रहा होता है. ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं. ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट लॉ का यहां पर लिखना चाहूँ एक इक्वेशन, तो मैं लिखूंगा dq इज इक्वल टू de प्लस dw. अब जो भी सिस्टम मैं एनालिसिस कर रहा हूं वो सिस्टम अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम हो जाए तो यहां पर कोई भी एनर्जी इंटरेक्शन नहीं होगा, ना तो यहां पर हीट ट्रांसफर होगा ना तो यहां पर वर्क ट्रांसफर होगा. ठीक है, तो यहां पर से क्या होगा, यहां पर कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सो dq एंड dw आर 0. ओके, कोई भी एनर्जी इंटरेक्शन यहां पर नहीं हो रहा है, तो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो इस इक्वेशन में 0 हो गए. तो आ गया dE इज इक्वल टू 0. दैट इज देयर इज नो चेंज इन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. व्हाट इज E? E इज द टोटल एनर्जी. सो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, there is no change in total energy of system. Total energy of system. Okay, now as d is equal to 0, तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मैं क्या मिलेगा, इंटीग्रेट करूंगा तो मिलेगा E इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ओके,
सो सिंपली ये इसी स्टेटमेंट को मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहा हूं, दैट द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सो दिस वाज अबाउट एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो हमने डिफरेंट टाइप के जो प्रोसेस है, जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, उसमें क्या क्या हीट ट्रांसफर होते हैं वो हमने देखा। नेक्स्ट देखते हैं हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर क्या होगा। सो हीट ट्रांसफर इन अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो मैं कंसीडर करता हूं एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। हम जानते हैं कोई भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इस लॉ को, दैट इज पी वी रेज़ टू पावर n इक्वल टू कांस्टेंट को फॉलो करता है, जहां n को हम बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। सो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 के बीच ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मैं फर्स्ट लॉ से लिख सकता हूं, फॉर एनी प्रोसेस Q12 इज इक्वल टू डेल यू प्लस W12। सो इट इज अ क्लोज सिस्टम। ठीक है, जो मैंने सिस्टम एज्यूम किया है, एग्जीक्यूटिंग अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज अ क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो अब यहां से मैं जानता हूं किसी भी क्लोज सिस्टम के लिए एग्जीक्यूटिंग अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वर्क ट्रांसफर लिख सकता हूं स्टेट 1 स्टेट 2 के बीच में P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n माइनस 1। सिमिलरली मैं जानता हूं डेल यू, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये होता है m CV T2 माइनस T1। ओके, सो दिस विल बी दी हीट ट्रांसफर। इसको मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे एक रिलेशनशिप मिलेगा, ठीक है, वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर के बीच इन एन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, नाउ मैं जानता हूं CV इज इक्वल टू होता है R अपॉन गामा माइनस 1। ये जो रिलेशनशिप है ये कैसे आता है मैंने लास्ट वीडियोस में कवर किया है, जो वर्क एंड हीट ट्रांसफर का जो हमारा मॉड्यूल था उसमें मैंने ये चीजें कवर किया, आप वहां जाकर के देख सकते हैं कि ये चीजें कैसे आती हैं। ठीक है, ओके, सो यहां पर इस इक्वेशन में मैं CV की वैल्यू पुट करता हूं, तो Q12 हो जाएगा m इंटू R T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1 प्लस P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1। ओके, नाउ फॉर एन आइडियल गैस मैं जानता हूं PV इज इक्वल टू MRT, PV इज इक्वल टू MRT होता है। ठीक है, तो वहां से मैं इसको लिख सकता हूं Q12 इज इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1 प्लस P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n माइनस 1। ओके, इसको मैं रीअरेंज करके लिखता हूं Q12 इज इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n माइनस 1 माइनस P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1। यहाँ से P1V1 माइनस P2V2 कॉमन निकल सकता है, तो लिखता हूँ P1V1 माइनस P2V2 इंटू 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1। ओके, इसको आगे लिख सकता हूँ P1V1 माइनस P2V2, इसका एलसीएम हो जाएगा n माइनस 1 इंटू गामा माइनस 1, इधर जाएगा गामा माइनस 1 माइनस n प्लस 1। ओके, सो दिस विल बी Q12। सॉल्व करते हैं आगे, P1V1 माइनस P2V2, ये हो जाएगा गामा माइनस n अपॉन n माइनस 1 इंटू गामा माइनस 1। ओके, नाउ P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n माइनस 1, ये जो हो जाएगा दैट इज P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n माइनस 1 इंटू गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1। ये जो टर्म है दैट इज नथिंग बट दी वर्क डन इन अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस फॉर अ क्लोज सिस्टम, ये हमने देखा हुआ है। सो ये यहां से हो जाएगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर में, उसको Q पॉली से लिख रहा हूं, जो हमारे प्रोसेस में Q12 है दैट इज नथिंग बट हीट ट्रांसफर इन अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो मैं यहां से लिख रहा हूं Q पॉली दैट इज हीट ट्रांसफर इन अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज इक्वल टू गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1 टाइम्स ऑफ वर्क डन इन द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। Okay, so this is the relationship between heat transfer and work transfer in a polytropic process. तो अब तक हमने जितने भी प्रोसेसेस होते हैं सबके लिए हीट ट्रांसफर के फॉर्मूले देख लिए। हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर में जो भी रिलेशनशिप होता है यूजिंग द फर्स्ट लॉ फॉर अ प्रोसेस वो हमने देख लिए हैं। अब हम देखेंगे फर्स्ट लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स जिसमें हम डिफरेंट साइकिल्स एंड प्रोसेसेस के लिए वर्क ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो भी फर्स्ट लॉ का हमने इक्वेशन देखा है दैट इज Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस W, इसमें जो U है दैट इज इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अगर ये इंटरनल एनर्जी है तो ये जो रिलेशनशिप है दैट रिप्रेजेंट फर्स्ट लॉ इन अ प्रोसेस फॉर अ क्लोज सिस्टम। ओके, अगर यहाँ U की जगह आप डेल E पुट करते हो सो दैट कैन बी फॉर अ क्लोज सिस्टम एज वेल एज एन ओपन सिस्टम।
ठीक है। उसके बाद ये याद रखना है, जो चाहे डेल ई की बात करूं मैं, चाहे डेल यू की बात करूं, दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और इंटरनल एनर्जी, दोनों जो है पॉइंट फंक्शंस हैं, ठीक है। और जो वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर है, दे आर पाथ फंक्शंस। तो ये जो फंडामेंटल चीजें हैं, प्लस जो हमने लास्ट वीडियो में जितने फॉर्मूले पढ़े हैं, जितने रिलेशनशिप देखे हैं, जो कंसेप्ट पढ़े हैं, वो अगर आप एक बार देख लेते हैं तो उसके बाद आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, चाहे वो गेट के हो, आईईएस के हो, वो आपके किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम के हो, नो डाउट आपसे सभी सॉल्व होंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ क्लोज सिस्टम। तो चलिए देखते हैं हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी अलोंग पाथ ACB, 84 kilojoules of heat flows into the system and system does 32 kilojoules of work. Question में points हैं, how much will the heat flow into the system along path ADB if work done is 10.5 kilojoule. Second question में पूछ रहा है, when system returns from B to A following a curved path, work done on system is 21 kilojoule. Does the system absorb or liberate heat and how much? Next पूछ रहा है, if UA is equal to 0 and UD is equal to 42 kilojoules, find the heat absorbed in the process DB. ओके, तो क्वेश्चन में हमको एक ऐसा सेटअप दिया है जहां हम दो स्टेट्स के बीच जा रहे हैं, ए से बी के बीच जा रहे हैं, और ए से बी के बीच जाने के लिए दो पाथ है हमारे पास। ए से बी जाने के लिए दो पाथ है हमारे पास, ए सी बी एंड ए डी बी। ओके, तो पहला बोल रहा है क्वेश्चन में कि जब हम लोग ए से बी गए पाथ ए सी बी से, तो हमको इतना हीट मिला, 84 किलो जूल्स का हीट जो है सिस्टम में फ्लो हुआ, और हमको वर्क मिला 32 किलो जूल्स का, ठीक है। और उसके बाद फिर हमको डिफरेंट पॉइंट पूछे हैं, तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसा होगा। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये बोला है कि किसी प्रोसेस ए सी बी के लिए जो हीट ट्रांसफर है, दैट इज Q इज इक्वल टू 84 किलो जूल्स, 84 किलो जूल्स, एंड जो वर्क ट्रांसफर है दैट इज 32 किलो जूल्स, ठीक है। सो प्रोसेस ए सी बी के लिए लिख सकता हूं मैं Q ए सी बी इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू ए सी बी। ओके, सो Q की वैल्यू है हमारे पास प्रोसेस ए सी बी के लिए 84, दैट इक्वल टू डेल यू प्लस 32। तो यहां से डेल यू दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ रहा है आपका 84 माइनस 32, दैट इज 52 किलो जूल्स। अब यहां पर मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा, वो ये कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं मोस्टली एसएससी में आपको देखने को मिल जाएंगे, कई बार इस तरह के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। अब इस प्रोसेस में सॉल्व करने का फंडामेंटल क्या है, जितना भी हमको सॉल्यूशन मिलेगा वो सबसे पहला उसका फंडामेंटल क्या है, उसका सबसे पहला फंडामेंटल ये है कि जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है या टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, वो हमेशा पॉइंट फंक्शन होती है, ठीक है। दैट इज अ पॉइंट फंक्शन, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। और अगर मैं किन्हीं दो फिक्स्ड स्टेट के बीच में कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करूंगा, चाहे किसी भी पाथ से करूं, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ पाथ चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी सेम। जैसे कि मैं अभी इस पर्टिकुलर साइकिल जो आपको डायग्राम दिया है, यहां पर देख सकता हूं मैं स्टेट ए से स्टेट बी के बीच ही जा रहा हूं। यहां पर आपके पास तीन पाथ हैं, वन इज ए सी बी, सेकेंड इज ए डी बी, एंड रिटर्न आने के लिए एक और पाथ ले रहा हूं, दैट इज बी टू ए, ठीक है। तो यहां पर जो भी हो रहा है, लेकिन इतना तो फिक्स है कि दो पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, वो दोनों सेम है, उसकी कोई लोकेशन चेंज नहीं हो रही है। तो क्योंकि इंटरनल एनर्जी दैट इज यू इज अ पॉइंट फंक्शन, तो चाहे मैं किसी भी पाथ को फॉलो करूं, स्टेट ए से बी के बीच जो उसमें होने वाला चेंज है वो हमेशा सेम होगा, ठीक है। और यही जो कंसेप्ट है दैट डेल यू विल बी सेम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी सेम, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस और द पाथ फॉलोड, यही हमारे न्यूमेरिकल का कंसेप्ट बनेगा। और इस तरह के कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको एग्जैक्टली क्लिक नहीं करता है कि आपको क्या करना है। थर्मोडायनेमिक्स में ये चीज बहुत ज्यादा आपको डिसएडवांटेज दे सकती है आगे जाकर के। तो जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं, उनका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके, तो हमने देखा जो ए से बी के बीच
यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी है दैट इज 52। नाउ पहला सवाल क्या है? पहला सवाल यह है हमसे कि हाउ मच विल द हीट फ्लो, कितनी हीट फ्लो होगी इन द सिस्टम अलोंग पाथ ए बी ए डी बी। ए डी बी जो पाथ है, ए डी बी जो पाथ है, इसके अलोंग कितनी हीट फ्लो होगी अगर उस पाथ के अलोंग होने वाला वर्क 10.5 किलो जूल है। तो मैं लिख सकता हूं फॉर ए डी बी, इस पाथ के लिख सकता हूं क्यू ए डी बी विल बी इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू ए डी बी। ओके, सो हीट फ्लो निकालना है मुझे, यानी कि ये फाइंड आउट करना है। डेल यू मुझे मालूम है कितना होगा, डेल यू होगा 52, क्योंकि ये जो है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, ये प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है, तो इसकी वैल्यू आ गई 52। ओके, प्लस वर्क मुझे मिल रहा है 10.5। अब देखिए 10.5 वर्क इज डन आपको दिखा रहा है यहां पर, तो मैं यहां से लिख सकता हूं हीट ट्रांसफर आ रहा है आपका 62.5 किलो जूल्स along the path ADB. So this will be the heat transfer along path ADB. Next आपसे पूछ रहा है when system returns from B to A, B में पहुंचने के बाद A पे वो वापस आ रहा है, और वो जो कर्व पाथ है जो बीच में पाथ डायग्राम में दिया इसको फॉलो करते हुए जब वो वापस आ रहा है, ठीक है, क्या लिख रहा है उसके लिए? वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। मैंने बताया है साइन कन्वेंशन, जब वर्क सिस्टम पे क्या आता है ऑन द सिस्टम, उस केस में उसको नेगेटिव लिया जाता है, तो यह चीज यहां पर आपको साइन कन्वेंशन बहुत ध्यान रखने हैं। सो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 21 किलो जूल्स, ठीक है। डज द सिस्टम एब्जॉर्ब और लिबरेट द हीट? अब ये पूछ रहा है कि अगर सिस्टम पे अलोंग पाथ बी ए अगर 21 किलो जूल ऑफ वर्क किया गया है, तो ये जो सिस्टम है वो हीट लिबरेट करेगा या हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो चलिए देखते हैं सिंपली पाथ बी ए के लिए मैं फिर से फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोसेस लगाता हूं, तो क्यू बी ए विल बी इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू बी ए, ठीक है। नाउ अब देखते हैं डेल यू के बारे में। देखिए ये जो डेल यू है दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो मैंने अभी निकाला 52 किलो जूल्स, वो आया है जब मैं ए से बी के बीच जा रहा हूं। अगर मैं बी से ए के बीच आ जाऊंगा, ठीक है, बी से अगर ए की तरफ जाऊं, तो उस केस में उसका जो साइन है वो चेंज होगा। यहां पर 52 है, तो अगर बी से ए के बीच जा रहा हूं तो डेल यू होता है आपका फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट का जो इंटरनल एनर्जी है, उसको जब घटाते हैं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिलता है। तो जब मैं ए से बी गया हूं तो होगा वो यू बी माइनस यू ए, डेल यू होगा आपका यू बी दैट इज इंटरनल एनर्जी एट स्टेट बी माइनस इंटरनल एनर्जी एट स्टेट ए, ठीक है। लेकिन अगर वही मैं लिखूं बी टू ए के लिए, तो वो हो जाएगा इंटरनल एनर्जी एट स्टेट ए माइनस इंटरनल एनर्जी एट स्टेट बी। तो यहां पर जो साइन है इसका वो अल्टर हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर बी टू ए डेल यू विल बिकम माइनस 52, ओके। अब वर्क जो है वो सिस्टम पे किया जा रहा है, सो दैट विल बी माइनस 21, सो दिस कम्स आउट टू बी 73 माइनस 73 किलो जूल्स, ओके। अब माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या है? हम जानते हैं साइन कन्वर्शन फॉर हीट ट्रांसफर, सिस्टम से जब हीट निकलती है, हीट जब लिबरेट होती है तो उसको नेगेटिव लेते हैं, और सिस्टम में जब हीट ऐड होती है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि यहां पर हीट जो है वो लिबरेट हो रही है। सो हीट इज बीइंग लिबरेटेड एंड Q इज इक्वल टू, जो हीट लिबरेट हो रहा है दैट इज 73 किलो जूल्स, ओके। नाउ नेक्स्ट पूछा है इफ यू ए इज इक्वल टू 0, अगर स्टेट ए पे जो इंटरनल एनर्जी है वो 0 है और स्टेट डी पे जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज यू डी इक्वल टू 42, फाइंड द हीट एब्जॉर्ब इन प्रोसेस डी बी। तो चलिए देखते हैं इसका कैलकुलेशन। सो हमको पूछा जा रहा है कि हीट कितना एब्जॉर्ब हुआ है इन प्रोसेस डी टू बी में कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ है। हम जानते हैं प्रोसेस ए डी बी में जो हीट एब्जॉर्ब हुआ है दैट इज क्यू ए डी बी, दैट वाज 62.5 किलो जूल्स, इतना हीट ट्रांसफर मिलता है हमको, ठीक है, इन प्रोसेस ए डी बी। अब हम जानते हैं कि ये जो प्रोसेस ए डी बी है ये दो डिफरेंट प्रोसेस से मिलकर बना है ना, ये जो पाथ है ए डी बी ये दो प्रोसेस से मिलकर बना है, ए डी प्लस डी बी। तो मैं लिख सकता हूं क्यू ए डी बी इक्वल टू क्यू ए डी प्लस क्यू डी बी, ओके। सो यहां से हो जाएगा क्यू डी बी विल बी इक्वल टू क्यू ए डी बी माइनस क्यू ए डी, ठीक है। अगर मैं क्यू ए डी निकाल लूँ, क्यू ए डी बी तो मुझे पता है, तो मुझे क्यू डी बी मिल जाएगा, ठीक है। सो
QAD यानी कि A to D प्रोसेस के लिए लिख सकता हूं मैं QAD इज इक्वल टू del U AD प्लस WAD। ओके, नाउ del U AD की बात करूंगा तो क्या होगा, दैट विल बी UD माइनस UA। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी UD और UA की वैल्यू गिवन है, तो UD माइनस U हो जाएगा 42 माइनस UA दैट इज 0, सो del U for A to D that will be 42 kilojoules। okay, now WAD work transfer in AD ये मुझे निकालना है। अब वर्क ट्रांसफर इन AD कैसे निकाला जा सकता है, वर्क ट्रांसफर इन प्रोसेस A to D निकालने के लिए मुझे वर्क ट्रांसफर इन ABD ये देखना पड़ेगा। वर्क ट्रांसफर इन ADB दैट विल बी इक्वल टू WAD प्लस WDB। ओके, अब ADB जो आपका सिस्टम है, यहां बताया हुआ था पहले क्वेश्चन में गिवन है कि अलोंग पाथ ADB जो वर्क डन है दैट इज 10.5 किलो जूल्स। ओके, सो यहां पर हो गया 10.5। नाउ जो D2B है, D2B की बात करूं तो D2B जो है दैट इज अ आइसोकोरिक प्रोसेस, दिख रहा है ग्राफ से, वर्टिकल लाइन है, ठीक है। सो दिस इज अ आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जो वर्क ट्रांसफर होता है दैट इज 0। ओके, तो ये जो है WDB दैट बिकम 0 क्योंकि ये आइसोकोरिक वर्क है, आइसोकोरिक वर्क 0 होता है, ठीक। तो यहां पर हो जाएगा WAD विल बी इक्वल टू 10.5 किलो जूल्स। ओके, सो अब मैं यहां से लिख सकता हूं QAD हो जाएगा 42 प्लस 10.5 दैट इज 52.5 किलो जूल्स। सो दिस इज द QAD। नाउ अब QAD आ गया मेरे पास, तो मैं QDB निकाल सकता हूं इस इक्वेशन से। सो QDB विल बी इक्वल टू QADB माइनस QAD। QADB है हमारे पास 62.5 माइनस 52.5, ये आ गया 10 किलो जूल्स। सो दिस इज द हीट ट्रांसफर along the path, along the process D2B। तो यहां पर हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, अ फ्लूइड इज confined in a cylinder by a spring loaded frictionless piston so that the pressure in the fluid is a linear function of the volume P is equal to A plus B into V. The internal energy of the fluid is given by the following equation, that is U is equal to 34 plus 3.15 into P into V, where U is in kilojoule and P is in kilopascals, V is in meter cube. If change in initial state of 170 kilopascal 0.03 meter cube to a final state of 400 kilopascal 0.06 meter cube with no work other than that done by the piston, find the direction and magnitude of heat transfer। ओके, सो आपको क्वेश्चन में जो हीट ट्रांसफर है उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड आपको बताना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बेसिकली एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की बात की गई है, ठीक है। confined wall है, that means it is a closed system। okay, there are no walls in the system, ठीक है। so mass cannot interact with the surrounding। so यहाँ पर पिस्टन है और जो कि स्प्रिंग लोडेड है, ठीक है, स्प्रिंग लोडेड पिस्टन है, और इस स्प्रिंग लोडेड होने के कारण जो प्रेशर है और जो वॉल्यूम है वो लीनियरली रिलेटेड है एक दूसरे से, दैट इज देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन P एंड V। सो P इज इक्वल टू A प्लस B इंटू V, आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। नाउ जो इनिशियल स्टेट है वो है आपके P1 इक्वल टू 170 किलो पास्कल एंड V1 इक्वल टू 0.03 मीटर क्यूब। सिमिलरली P2 is equal to 400 kilopascal and V2 is equal to 0.06 meter cube। ओके, चलिए इसको अगर मैं PV डायग्राम में प्लॉट करूं, सो दिस इज प्रेशर एक्सिस, दिस इज वॉल्यूम एक्सिस, ठीक है। वॉल्यूम इज 0.03 मीटर क्यूब, वॉल्यूम 0.06 मीटर क्यूब। सिमिलरली प्रेशर 170 किलो पास्कल एंड 400 किलो पास्कल्स। So this is our state 2 and this is our state number 1। okay, state 1 to 2 ये हमारा
प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में पूछ रहा है हमको कि कितना हीट ट्रांसफर हुआ है और उसका डायरेक्शन क्या है। तो निकालना बहुत आसान है, हम सिंपल यहाँ पर फर्स्ट लॉ फॉर अ प्रोसेस यूज करेंगे। तो हीट ट्रांसफर निकालने के लिए हम सिंपली यूज करेंगे फर्स्ट लॉ फॉर द प्रोसेस, दैट इज Q12 इज इक्वल टू डेल U प्लस W12। ओके, नाउ अगर मैं हीट ट्रांसफर निकालना चाहता हूं इस इक्वेशन का यूज करके, तो मुझे निकालने पड़ेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू कैसे निकलेगा, दैट विल बी U2 माइनस U1, दैट इज इंटरनल एनर्जी एट द फाइनल स्टेट माइनस इंटरनल एनर्जी एट द इनिशियल स्टेट। अब U का इक्वेशन हमको गिवन है, U गिवन है हमको 34 plus 3.15 PV। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द इंटरनल एनर्जी जो हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब मैं अगर U1 निकालना चाहूंगा तो U1 होगा 34 प्लस 3.15 P1 V1 एंड U2 हो जाएगा 34 प्लस 3.15 P2 V2। ओके, नाउ U2 माइनस U1 जब मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा 3.15 P2 V2 माइनस P1 V1। ओके, ये मिलेगा। सो यहां से मैं निकाल सकता हूं चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू, दैट विल बी 3.15। P2 की वैल्यू है 400 किलो पास्कल, V2 की वैल्यू है 0.06 मीटर क्यूब, माइनस P1 की वैल्यू है 170 किलो पास्कल इंटू V1 की वैल्यू है 0.03 मीटर क्यूब। सॉल्व करता हूं इसको मैं एंड डेल यू की वैल्यू बताता हूं। सो डेल यू आ रहा है 59.346 किलो जूल्स। ओके, दिस इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। नाउ मुझे निकालना है वर्क ट्रांसफर। ओके, वर्क ट्रांसफर W12 निकालना है। सो W12 विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ PdV बिटवीन स्टेट 1 एंड स्टेट 2, दैट इज फ्रॉम V1 टू V2। नाउ क्वेश्चन में हमको बोला है जो प्रेशर है दैट इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ द वॉल्यूम एंड प्रेशर इज गिवन एज A प्लस B इंटू वॉल्यूम। ये हमको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है और ये जो इक्वेशन है ये प्रेशर और वॉल्यूम को रिलेट करता है आपस में। ठीक है, अब इस इक्वेशंस को यहां पर पुट अगर मैं कर दूं तो W कभी भी नहीं निकल पाएगा। W सिर्फ तब निकल पाएगा अगर मेरे पास A और B की वैल्यूज मालूम हो। ठीक है, तो मैं यहां से जानता हूं कि P1 A प्लस BV1 एंड P2 A प्लस BV2, इन दो इक्वेशन में P1 एंड V1 की वैल्यू मेरे को मालूम है, P2 V2 की वैल्यू मुझे मालूम है। अगर ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं तो मुझे A और B की वैल्यू मिल जाएगी। सो P1 इज नथिंग बट 170 किलो पास्कल इज इक्वल टू A प्लस B इंटू वॉल्यूम दैट इज 0.03 प्लस P2 दैट इज 400 किलो पास्कल प्लस A प्लस B इंटू 0.06 मीटर क्यूब। सॉल्व करता हूं दोनों को तो मुझे A और B की वैल्यू मिल जाएगी। सो A आ रहा है यहां से, A आ रहा है यहां से -60 एंड B आ रहा है 7667 किलो पास्कल्स। ओके, सो A और B की वैल्यू मुझे मिल गई यहां से। तो इस इक्वेशन में मैं P की वैल्यू जो है P का वैल्यू है वो पुट कर देता हूं, इंटीग्रेट करता हूं V1 से V2 के बीच में, तो मुझे वर्क ट्रांसफर मिल जाएगा। सो W12 विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 दैट इज 0.03 टू 0.06। P की इक्वेशन मिल रही है आपको -60 प्लस 7667 इंटू V इंटू DV। इंटीग्रेट करता हूं, आंसर मिल जाएगा मुझे। सो W12 आ रहा है 8.55 किलो जूल्स। ओके, सो मुझे चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल गया, मुझे वर्क ट्रांसफर मिल गया, तो मैं बता सकता हूं टोटल हीट ट्रांसफर जो हुआ अक्रॉस दिस सिस्टम बाउंड्री दैट इज Q12 हो जाएगा डेल यू दैट इज 59.346 प्लस 8.55। सो यहां से आ रहा है ये Q12 की वैल्यू है 67.896 किलो जूल। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। यहां देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ये होता है कि हीट ऐड हो रही है सिस्टम में। सो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 67.896 एंड डायरेक्शन इसका है दैट हीट इज बीइंग एडेड। ओके, तो यहां पर हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ गैस अंडरगोस अ थर्मोडायनामिक साइकिल consisting of 3 processes beginning at
an initial state where P1 equal to 1 bar and V1 equal to 1.5 meter cube and U1 equal to 512 kilojoules. The processes are follows. Process 1 to 2, compression with PV is equal to constant. P2 is 2 bar and U2 is 690 kilojoules. Process 2 to 3, W23 is 0 and Q23 is minus 150 kilojoules. Process 3-1, W31 is plus 50 kilojoules. Neglecting kinetic and potential energy changes, determine the heat interaction in process Q12 and Q31. ठीक है, तो चलिए इसका एक रफली हम एक इसका पीवी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बोल रहा है ये एक कंप्रेशन फॉलोइंग दिस इक्वेशन दैट इज पीवी इक्वल टू कांस्टेंट. सो स्टेट 1 टू स्टेट 2 हाइपरबोलिक कंप्रेशन दैट इज पीवी इक्वल टू कांस्टेंट. देन उसके बाद बोल रहा है प्रोसेस 2 to 3, यहां पर जो वर्क ट्रांसफर दैट इज 0, तो मैं इस प्रोसेस को ले सकता हूं आइसोकोरिक. आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफर जो होगा दैट विल बी 0. ओके, सो दिस इज अ आइसोकोरिक प्रोसेस 2 to 3. ओके, देन 3 to 1 यहां पर हम लोगों को वर्क ट्रांसफर मिल रहा है. ठीक है, तो मैं उसको किसी रिवर्सिबल प्रोसेस से ज्वाइन कर देता हूं इस तरीके से. सो ये हमारे पास साइकिल बन रहा है. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या खास है इसको सबसे पहले देखते हैं. इस क्वेश्चन को कराने का मेन कारण ये है, यहां पर देखिए गिवन है प्रोसेस 1 to 2, ये कंप्रेशन प्रोसेस है विथ PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि जो कंप्रेशन है वो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है. तो अब यहां पर अगर आप क्वेश्चन में केयर नहीं करेंगे चीजों का तो एक बहुत बड़ी गलती होगी. हमने देखा था कि किसी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो मेजरली दिमाग में ये बैठा हुआ रहता है कि PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस. लेकिन मैंने अभी क्लियर किया है कि PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज एन हाइपरबोलिक इक्वेशन. ठीक है, ये हाइपरबोलिक इक्वेशन है, ये हमेशा आइसोथर्मल प्रोसेस रिप्रेजेंट करेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है. ठीक है, ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है फॉर एन आइडियल गैस. ठीक है, अब अगर PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो उस केस में जो वर्क ट्रांसफर होगा वो हमेशा यही मिलेगा आपको, P1 V1 ln V2 by V1, और वी कैन राइट P1 V1 ln P1 by P2. क्यों? क्योंकि PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है. मैं यहाँ पर जो P की वैल्यू है दैट इज C by V ये रख करके अगर W का जो फंडामेंटल इक्वेशन दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ P dV, यहाँ से अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा और सारे सोल्यूशन को जब कंप्लीट करूंगा तो मुझे यही रिलेशनशिप मिलेगा. ओके, सो वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला तो यही होगा, चाहे प्रोसेस आपका हाइपरबोलिक हो चाहे वो आइसोथर्मल हो, वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला हमेशा यही होगा. ठीक है, यहां पर क्या चेंज हो जाएगा, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं आइडियल गैस की बात करता हूं और आपका जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है, सो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मैंने आपको बताया है जो डेल यू दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होती है. ठीक है, सो फॉर एन आइडियल गैस ये होता है Q इक्वल टू W या Q12 इक्वल टू W12. जितना वर्क ट्रांसफर मिल रहा है प्रोसेस में उतना ही हीट ट्रांसफर भी होता है. ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि प्रोसेस जो है वो कंप्लीटली आइसोथर्मल है. लेकिन ये लिख देने का मतलब PV इक्वल टू कांस्टेंट लिख देने का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा आइसोथर्मल होगा. कैसे, इस क्वेश्चन को आगे पढ़ने पे समझ आ जाएगा. क्वेश्चन में लिखा है प्रोसेस 1 to 2 कंप्रेशन विद PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, P2 इज 2 बार एंड U2 इज 690. अब ध्यान दीजिए आपको U1 भी क्वेश्चन में गिवन है. U1 है आपका 512 किलो जूल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है. अगर डेल U 0 होना है तो उस केस में U1 शुड बी इक्वल टू U2, तभी वहां पर आपका जो डेल U होगा वो 0 होगा. इसका मतलब यहां पर ये जो आपको प्रोसेस दिया है, ठीक है, ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस ना होकर के एक हाइपरबोलिक प्रोसेस है. और हाइपरबोलिक प्रोसेस के लिए जो वर्क ट्रांसफर होता है वो सेम होता है एज दैट ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस हो चाहे हाइपरबोलिक प्रोसेस हो, वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला चेंज नहीं होता है. ठीक है, बस वहां पर डेल यू जो होगा वो 0 नहीं होगा फॉर एन हाइपरबोलिक प्रोसेस. डेल यू इज ओनली 0 फॉर एन आइडियल गैस एग्जीक्यूटिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस. ये हमको नहीं भूलना है. ठीक है, तो इस कंसेप्ट को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और जो हमको वैल्यूज बोली हैं दैट इज Q12 एंड Q31 वो फाइंड आउट करते हैं.
तो सबसे पहले निकालते हैं हम Q12 दैट इज हीट ट्रांसफर इन प्रोसेस 1 to 2. सो Q12 विल बी इक्वल टू del U प्लस W12. ओके, नाउ W12 क्योंकि हाइपरबोलिक प्रोसेस है मैंने बताया ये होगा P1 V1 ln V2 बाई V1. ओके, या हो लिख सकता हूं इसको मैं P1 V1 ln P1 बाई P2. सारी वैल्यूज मुझे पता है. देखिए आपको P1 क्वेश्चन में गिवन है, P1 है 1 बार, ओके, P2 है 2 बार्स, ओके, U1 है 512 किलो जूल्स, U2 है 690 किलो जूल्स. ओके, नाउ जो प्रेशर है उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि किलो पास्कल में लाना पड़ेगा. सो ये हो जाएगा 100 किलो पास्कल्स, ये हो जाएगा 200 किलो पास्कल्स. ओके, नाउ यहां पर मैं वैल्यूज जो भी मुझे मालूम है पुट करता हूं. सो W12 मुझे मिलेगा P1 दैट इज 100 इंटू V1. V1 क्वेश्चन में गिवन है, V1 गिवन है आपको 1.5 मीटर क्यूब. ओके, सो 100 इंटू V1 दैट इज 1.5 इंटू ln P1 दैट इज 100 बाई P2 दैट इज 200. सॉल्व करता हूं, मुझे वर्क की वैल्यू मिल जाएगी. सो W12 आ रहा है आपका माइनस 103.97 किलो जूल्स. ओके, सो दिस इज द वर्क ट्रांसफर इन प्रोसेस 1 to 2. नाउ Q हो जाएगा del U प्लस W12 से हो जाएगा del U क्या ली जाएगी U2 माइनस U1 प्लस W12 आ गया हमारे पास माइनस 103.97. U2 आपके पास है क्वेश्चन में 690 माइनस U1 है आपका 512 माइनस 103.97. सॉल्व करते हैं. Q12 हीट ट्रांसफर इन प्रोसेस 1 to 2 आ रहा है. सो हीट ट्रांसफर इन प्रोसेस 1 to 2 इज 74.03 किलो जूल्स. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, सो Q31 हो जाएगा del U प्लस W31. यहाँ del U है प्रोसेस 3 to 1 में चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सो del U यहाँ पर है del U इक्वल टू फाइनल स्टेट दैट इज U1 माइनस U3. ओके, सो U1 तो हमको मालूम है, U1 पता है हमको क्वेश्चन में दैट इज U1 इक्वल टू 512 किलो जूल्स. बट U3 हमको नहीं मालूम है, तो U3 हम सबसे पहले निकालना जरूरी है यहाँ पर. ठीक है, अब U3 कैसे निकल सकता है, तो देखिए उसके लिए हमको कुछ डेटा गिवन है. फ्रॉम प्रोसेस 2 to 3 जो वर्क ट्रांसफर है दैट इज 0, W23 0 एंड Q23 इज माइनस 150 किलो जूल्स. ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूँ फॉर प्रोसेस 2 to 3, फॉर प्रोसेस 2 to 3 तो हो जाएगा Q23 इज इक्वल टू del U प्लस W23. Okay, W23 is 0, Q23 is minus 150, so del U will be equal to minus 150 for process 2 to 3, minus 150 kilojoules. Now del U for process 2 to 3 हो जाएगा U3 minus U2, that will be equal to minus 150. Now U2 मुझे पता है, U2 क्वेश्चन में गिवन है 690 kilojoules, so हो जाएगा minus 150 प्लस 690 किलो जूल्स. तो ये आ रहा है U3 इज इक्वल टू 540 किलो जूल्स. ओके, सो ये U3 की वैल्यू यहां से आ रही है. सो अब मैं यहां से U3 और U1 का जो डिफरेंस है दैट इज del U, U1 माइनस U3 ये फाइंड आउट कर सकता हूं. सो del U आ जाएगा U1 दैट इज 512 माइनस 540. ओके, सो दिस कम्स आउट टू बी del U इक्वल टू माइनस 28 kilojoules. सो अब मैं निकाल सकता हूं Q31. ओके, Q31 के लिए मुझे मिल गया del U दैट इज माइनस 28. नाउ W31 हमको क्वेश्चन में गिवन है फॉर प्रोसेस 3 to 1 वर्क ट्रांसफर W31 इज प्लस 50 किलो जूल्स. सो यहां W31 आ गया प्लस 50 किलो जूल्स. सो Q31 22 kilojoules. So this is the required answer. So हमने फर्स्ट लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखे जिसपे हमने डिफरेंट क्लोज सिस्टम का एनालिसिस किया. आई होप आपको जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं जो हमको यूज करने होते हैं न्यूमेरिकल्स में उनको लेके कुछ अच्छे आइडियाज मिले होंगे. आप जितने भी अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, जितने अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, गेट के क्वेश्चंस करेंगे, जब आप अपनी यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो आपको और भी चीजें समझ आएंगी. आपको जो भी हमारे फॉर्मूलेज हैं उनका परफेक्ट इंप्लीमेंटेशन क्लियर होगा. ओके, सो अब हम बढ़ते हैं अगला टॉपिक पे दैट इज PMM1. PMM1 दैट इज परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड. क्या होता है ये?
हम जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, या सिर्फ जिसको हम फर्स्ट लॉ बोलते हैं, वो ये कहता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसको जनरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। इसीलिए जब हम हीट देते हैं तो हमको कुछ ना कुछ वर्क मिलता है, या सिस्टम पे जब हम लोग वर्क करते हैं तो हमको हीट मिलती है। जैसे कि मैं वर्क कर रहा हूँ, अपने हाथ को घस रहा हूँ आपस में, तो फ्रिक्शन के कारण यहाँ पर हीट जनरेट हो रही है। तो जो मैं मैकेनिकल वर्क कर रहा हूँ वो फ्रिक्शनल हीट के टर्म्स में मुझे मिल रहा है। सिमिलरली जैसे कि मैं आईसी इंजन की बात करता हूँ, गाड़ियों के इंजन की बात करता हूँ, तो जब वहाँ पर पेट्रोल या फिर जो आपका फ्यूल एयर मिक्सचर जो होता है, जब वो बर्न होता है तो हमको हीट मिलती है, और उस हीट्स को हम लोग मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि हमने हीट को वर्क में कन्वर्ट किया और वर्क को हीट में कन्वर्ट किया। इसको हम और पहले भी देख चुके हैं। तो PMM1 ऐसी मशीन है जो कि बिना किसी एनर्जी इनपुट के कंटिन्यूअसली मैकेनिकल वर्क आपको दे। तो यहां पर यानी कि बिना किसी एनर्जी इनपुट के वर्क आउटपुट लेना, इसका मतलब ये है कि वो जो मशीन है वो अपने आप एनर्जी को जनरेट कर रही है, उसके अंदर एनर्जी जनरेट हो रहा होगा, तभी ऐसा हो सकता है। और एनर्जी जनरेट करना एज पर द फर्स्ट लॉ इम्पॉसिबल है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज, सच अ मशीन इज नोन एज PMM1, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, सो ऐसी मशीन जो बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई के आपको कंटिन्यूअसली मैकेनिकल वर्क दे, ऐसी मशीन को हम कहते हैं PMM1। और इसको परपेचुअल मोशन मशीन या फिर ऐसे मशीन को मैं हाइपोथेटिकल बोलता हूँ और ये इम्पॉसिबल है बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि जब ये कोई एनर्जी इनपुट नहीं ले रहा है और वर्क आउटपुट दे रहा है, इसका मतलब ये है बिना किसी कंजम्पशन के इसमें इंटरनली एनर्जी खुद पैदा कर रहा है। ठीक है, वर्क को ये देने के लिए आपको कुछ एनर्जी अपने आप ये प्रोड्यूस कर रहा है, जनरेट कर रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है एज पर दी फर्स्ट लॉ। हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि गाड़ी में हमको मैकेनिकल वर्क मिलता है, वो कैसे मिलता है? हम फ्यूल को बर्न करते हैं, केमिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, देन थर्मल एनर्जी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि अपने आप कोई भी सिस्टम वर्क करने लग जाए बिना किसी इनपुट के। सो दैट्स व्हाई PMM1 इज द वायोलेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ। इसका उल्टा अगर मैं देखूं, दैट इज अगर मैं वर्क करूं तो कोई भी हीट ना मिले, यानी Q आपका 0 हो जाए, ठीक है, कोई भी हीट ना मिले आपको, ये ऐसी मशीन बना पाना भी इम्पॉसिबल है। दैट इज ऑल्सो PMM1, या फिर इसको कन्वर्स ऑफ PMM1 भी बोलते हैं। सो PMM1 आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा। ये सिंपली PMM1 जो है वो फर्स्ट लॉ को वायलेट करता है। सिमिलरली जब हम सेकंड लॉ देखेंगे तो वहां पर हम PMM2 भी पढ़ेंगे, दैट इज परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड। सो आज का वीडियो लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की वीडियो से कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शंस पे अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि मीन टाइम में आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया जाए। अगर आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मेरे और मेरे गेट अकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।